गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम समृद्धि कुमारी है। जीरो आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैंने बीपीएससी का मेंस 3 बार और उसके साथ ही 67वीं का इंटरव्यू और सीडीपीओ का इंटरव्यू भी दिया है। आज मैं आप लोगों को 70th बीपीएससी में साइंस स्पेशल से रिलेटेड क्वेश्चन बताऊंगी और उसके साथ ही यह बिहार एसएससी और झारखंड एसएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और उसके साथ ही उसकी डिटेल्स एक्सप्लेन करती हूँ मैं यहाँ पे। कोशिका चैप्टर से शुरू करते हैं। यहाँ पर कोशिका जो प्लांट सेल आपको दिख रहा है उसके विभिन्न कोशिका के पार्ट्स के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें वैक्यूल यानी कि रिक्तिका, जिसको रसधानी भी बोलते हैं, वह बहुत बड़ी होती है। ये बहुत बड़ी होती है और एनिमल सेल में यह काफ़ी छोटी होती है। ये चीज़ आपको याद रखना है। उसके साथ ही प्लांट सेल में एक सेल वॉल पाया जाता है, जो ये ग्रीन कलर का देख रहे हैं, वह एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। और कॉमन चीज़ों में यहाँ पे न्यूक्लियस जैसी चीज़ें आप देख सकते हैं। उसके साथ ही ये क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन पिगमेंट होता है वह प्लांट सेल में पाया जाता है और एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट में मैं आपको एनिमल सेल का फिगर दिखाती हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं एनिमल सेल को देख सकते हैं, जिसमें यहाँ बीच में केंद्रक और केंद्रक के बीच में केंद्रिका है। उसके साथ ही वैक्यूल, यहाँ पे वैक्यूल यानी कि रिक्तिका काफ़ी छोटी होती है, जो प्लांट सेल में काफ़ी बड़ी होती है। यहाँ पे सेल्यूलोज नहीं पाया जाता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। और लाइसोसोम जानते हैं, जिससे जब कोशिका की डेथ होने लगती है यानी कि इसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो वो लाइसोसोम के थ्रू इस कोशिका का एंड होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है पादप कोशिका जंतु कोशिका से किस प्रकार भिन्न होती है। तो कोशिका भित्ति जो मैंने दिखाया था सेल वॉल के कारण। जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होती है, तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति यह उसमें अनुपस्थित होती है। उसके साथ ही है पादप और प्राणी के बीच सामान्य अंतर के बारे में क्या सही है। तो पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की कोशिका, मैं रिपीट बार बार इसलिए कर रही हूँ कि आप लोगों को ये एक बार में याद हो जाए और जब भी आपका क्वेश्चन आए तो आप ये 100% सही टिक करके आएँ। तो प्राणी कोशिकाओं में सेलुलोज नहीं होता। पादप कोशिका में एक वृहत रसधानी यानी कि रिक्तिका होती है और प्राणी कोशिका में रसधानियाँ यानी कि रिक्तिका कैसी होती है, तो छोटी रसधानियाँ या रिक्तिका होती है, जिसको वैक्यूओल भी बोलते हैं। वैक्यूओल यानी कि रिक्तिका, इसमें बड़ी और छोटी, किसमें, पादप में बड़ी और जंतु कोशिका में छोटी। जैव कोशिका का वह भाग जो कोशिका का पावर हाउस कहलाता है। तो शक्ति स्रोत या पावर हाउस किसको बोलते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर एटीपी के रूप में ऊर्जा जनरेट होती है, इसीलिए इसको कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। पीत पिंड कोशिकाओं की संहति है। ये कहाँ पे होता है, तो अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाएं, अंडाशय में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संहति को क्या बोलते हैं, पीत पिंड कहते हैं, पीत पिंड। प्लाज्मा झिल्ली किस चीज़ की बनी होती है, प्रोटीन एंड लिपिड की, प्रोटीन एंड लिपिड की। ये क्वेश्चन बीपीएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। तो आप बिहार एसएससी भी कर रहे हैं या बीपीएससी कर रहे हैं या जेएसएससी कर रहे हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। प्रोटीन संश्लेषण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की। किसकी, अंतःप्रद्रव्य जालिका और राइबोसोम की किसमें भूमिका होती है, प्रोटीन संश्लेषण में। यहाँ देख सकते हैं अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर, और उसके साथ ही यहाँ राइबोसोम, यहाँ पे इसका प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स में। लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती हैं, तो लसिका कोशिकाएं तिल्ली यानी कि स्प्लीन, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा एवं लसिका ग्रंथियों में बनती है। लसिका कोशिकाएं कहाँ बनती है, तिल्ली, थाइमस ग्रंथि, अस्थि मज्जा एवं लसिका ग्रंथियों में। आनुवांशिकी के जनक के रूप में कौन विख्यात हैं, तो ग्रेगर जॉन मेंडल जिन्होंने गार्डन पी यानी कि गार्डन का मटर के पौधे पर आनुवांशिकता का प्रयोग किया था और इनके कारण इनको आनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। मेंडल ने चिर प्रतिष्ठित
देखिए यहाँ पे नेक्स्ट में दिया भी है किसको यूज़ किया था, तो गार्डन पी यानी कि मटर को। मेंडल की आनुवांशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है, तो यह लैंगिक जनन पर है। एक अलैंगिक होता है और एक लैंगिक जनन होता है, तो यह लैंगिक जनन पर आधारित है। तो अलैंगिक जनन किस में होता है, अलैंगिक जनन अमीबा एंड यीस्ट ये दोनों में मुकुलन एवं विखंडन के कारण जो जनन होता है उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। तो लैंगिक जनन किस में था, मटर में, और अलैंगिक किस में, ये याद रखेंगे, अमीबा और यीस्ट में अलैंगिक जनन होता है। जीनोम मैपिंग से क्या संबंध है, तो ये जीन्स का चित्रण को जीनोम मैपिंग कहते हैं। जेनेटिक कोड ये क्या होता है, जेनेटिक कोड की क्या विशेषताएं हैं, तो यह प्रायः क्या होता है, सार्वत्रिक होता है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 एमिनो एसिड के संगत होते हैं। मतलब हम लोगों के आवश्यक प्रोटीन जो रहते हैं वो एमिनो एसिड से बने रहते हैं, और इस 20 अमीनो एसिड के संगत जो होते हैं उनसे बना होता है जेनेटिक कोड। यह क्या होते हैं, अनतिव्यायी, गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होते हैं। इनमें एक प्रारंभक तथा एक समापन कोडॉन भी होता है। इसको बस पॉइंट टू पॉइंट एक बार याद रखना है कि प्रारंभन और समापन कोडॉन होता है, अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट और कोमा रहित होते हैं, और 20 एमिनो एसिड के संगत होते हैं। क्या, तो ये जेनेटिक कोड। जीवों में आनुवांशिकता के लक्षण किसके द्वारा ले जाए जाते हैं, तो क्रोमोसोम के द्वारा। क्रोमोसोम कितने होते हैं हमारे शरीर में, 23 जोड़ी, और 23 जोड़ी के साथ अगर 46 में एक और क्रोमोसोम जुड़ जाता है यानी कि 47 गुणसूत्र या क्रोमोसोम हो जाते हैं तो उसको कहा जाता है क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लीनेफेल्टर सिंड्रोम। जीन किसका भाग होता है, तो यह डीएनए का भाग होता है। और जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, यह उत्परिवर्तन कहलाता है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है, उत्परिवर्तन। आनुवांशिकता की इकाई क्या है, तो जीन है। उत्परिवर्तन से तात्पर्य किसी चीज़ों के, किसी जीव जंतु के संदर्भ में उसके आनुवांशिक लक्षण जो है उनमें परिवर्तन को ही उत्परिवर्तन कहा जाता है, जिसके कारण और उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था, ह्यूगो डी ब्रिज ने। किसी भी प्रजाति में गुणसूत्रों की संख्या, जैसे मनुष्य में ही 46 है, तो ये कभी चेंज नहीं होता, तो ये क्या रहती है, स्थिर रहती है। और 23 जोड़े गुणसूत्र तो बताया ही है। और विविधता का कारण उत्परिवर्तन जैसा कि मैंने बताया, किसी में आनुवांशिक रूप से परिवर्तन। अब कोई जीव अमेरिका का है, उसको अगर इंडिया में ले आएंगे, अगर वह उसमें कुछ उत्परिवर्तन होता है, मतलब उसके आनुवांशिक लक्षणों में वातावरण के अनुकूल परिवर्तन होता है, तो वो वहाँ पे वह इंडिया में सस्टेन कर जाएगा। तो इसी के कारण क्या होती है, जैव विविधता होती है। किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते हैं, तो छिपकली में लिंग गुणसूत्र नहीं होते, जबकि बंदर, चीता और तितली में लिंग गुणसूत्र होते हैं। खाने की वस्तुओं को परिरक्षण मतलब होता है उसको सेव करना। तो कैसे होता है, सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किसमें कहते हैं, खाद्य वस्तुएं या फल का रस है तो उसको सुरक्षित रखने में प्रयोग होता है। इसके साथ ही परिरक्षण में सोडियम बेंजोएट के अलावा बेंजोइक एसिड का भी प्रयोग होता है। किसका, बेंजोइक एसिड का। सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम परमैंगनेट तथा ब्लीचिंग पाउडर में से वह जो कि शाकनाशक, खरपतवार जो होता है ना उसी तरह का शाक होता है, शाकनाशक का उदाहरण कौन सा है, सोडियम क्लोराइड शाकनाशक। आलू का चिप्स में क्या रहता है, नाइट्रोजन। और बल्ब में क्या रहता है, तो आप बताएंगे उसका। नियॉन बल्ब जो रहते हैं उसमें क्या रहता है, और नॉर्मल बल्ब में भी क्या भरा हुआ रहता है, कौन सी गैस रहती है, वो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। प्रशीतन खाद्य परिरक्षण में मदद करता है। किस प्रकार से कोल्ड स्टोरेज मदद करता है, तो वह जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम करता है। नियॉन ऑक्सीजन तथा फ्रेयॉन में जो प्रशीतक यानी कि फ्रिज में यूज़ होता है वो होता है फ्रेयॉन, और इसी के कारण जो ओजोन परत में क्षय भी होता है वो होता है फ्रेयॉन गैस के कारण, जिसके कारण
क्लोरोफ्लोरोकार्बन जनरेट होता है। इसके साथ ही ठंडक रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज में कई बार अमोनिया गैस का भी यूज़ होता है, ठीक है। तो वो नेम याद रखेंगे, अमोनिया गैस या फ्रेऑन का यूज़ किया जाता है। ज़्यादातर हालांकि फ्रेऑन गैस ही यूज़ में आती है। शीत प्रकोष्ठ में ये जैसे कोल्ड स्टोरेज है, फ्रेऑन डाले तो उससे क्या हुआ, उसका जो श्वसन का रेट है वो क्या होगा, ह्रास होता है, उसमें डिक्रीजमेंट होता है, जिसके कारण वहाँ पर कम अभिक्रिया होती है और फूड हमारा ख़राब नहीं होता है। चीनी को रंग विहीन करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, एनिमल चारकोल। और एक होता है वल्कनाइजेशन, रबर का वल्कनीकरण, उसमें क्या प्रयोग होता है, तो सल्फर का यूज़ होता है, सल्फर। वल्कनाइजेशन में सल्फर, और चीनी को कलर लेस करना है तो एनिमल चारकोल का यूज़ करते हैं। शहद का प्रमुख घटक क्या है, फ्रक्टोज है, और यह सबसे मीठी चीनी होती है, सबसे मीठा। जैसे फ्रक्टोज है, ग्लूकोज, माल्टोज और सुक्रोज, सब में मीठा कौन होता है, तो फ्रक्टोज। और किस में होता है, ये शहद में होता है। सुक्रोज की अपेक्षा इनवर्ट शुगर ये अधिक महत्वपूर्ण। यहाँ पे क्या क्वेश्चन कह रहा है कि आपको सही कौन सा है, तो दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करते हैं। मतलब क्या होता है, सुक्रोज की अपेक्षा इनवर्ट शुगर अधिक मधुर होते हैं, और इनवर्ट शुगर को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है। दोनों कथन सही हैं। जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें इनवर्ट शुगर का प्रयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से मधुरता लाने के लिए। एक यहाँ पे बताया गया है कि एस्पारेटम के बारे में। बाजार में बिकने वाला एस्पारेटम कृत्रिम मधुरक है, यह एमिनो एसिड से बना रहता है और अन्य एमिनो एसिड के समान ही कैलोरी प्रदान करता है, फिर भी कम मधुरक के रूप में इसका इस्तेमाल क्यों होता है। तो एस्पारेटम क्या है कि ये चीनी से कई गुना अधिक मीठा है, अतः इससे क्या होता है, बना हुआ भोज्य पदार्थ कम कैलोरी प्रदान करते हैं। मतलब जितना आप चीनी डालेंगे उतना ही सेम अमाउंट का अगर एस्पारेटम डालेंगे तो एस्पारेटम से ज़्यादा मीठा होगा वो, इसीलिए एस्पारेटम का यूज़ करते हैं वो किसी चीज़ को अधिक मीठा करने के लिए और कम अमाउंट में ज़्यादा मीठा प्रदान करने के लिए। खाद्य परिरक्षक, फल पकाने वाले पदार्थ पुनः प्रयुक्त प्लास्टिक के पात्र और प्रसाधन सामग्री में जिसमें ट्राइक्लोसन विद्यमान होने की सर्वाधिक संभावना है, इसमें क्या चीज़ को प्रभावन में हानिकारक माना गया है, तो ये क्या है, प्रसाधन सामग्री, ये हानिकारक होती है। एस्पिरिन जो दर्द निवारक होता है वो किससे मिलता है, पेड़ से। ये एंटीपायरेटिक मतलब कि दर्द निवारक है, एनाल्जेसिक है। शांतिकारक, प्रशांतक एक होता है ना कि कई बार टेंशन है तो उस टाइम शांतिकारक औषधि के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड का यूज़ करते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड। इसके साथ ही याद रखेंगे एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है, तो किसका, टिंचर आयोडीन है, टिंचर आयोडीन एंटीसेप्टिक के रूप में। एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स नाम से ही पकड़ सकते हैं कि कहाँ से मिलते हैं, तो ये जीवाणुओं से मिलते हैं। हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है, मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड के हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है और इसका प्रॉपर काम ऑक्सीजन ले जाने का वो नहीं करने देता है। दूध क्या है, तो दूध है इमल्सन यानी कि पायस। कौन सा कोलाइड नहीं है, कोलाइड का एग्जाम्पल आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन में आया है। तो दूध, खून, आइसक्रीम, ये क्या होते हैं, कोलाइड होते हैं, जबकि शहद कोलाइड नहीं है, शहद कोलाइड नहीं है। कोलाइड के बारे में यह भी याद रखेंगे कि कोलाइड टिंडल इफेक्ट एंड ब्राउनियन गति जो है वो कोलाइड प्रदर्शित करता है। दूध खट्टा क्यों होता है, तो ये लैक्टिक एसिड के कारण खट्टा होता है। और दही के लिए तो आप जानते ही हैं कौन सा बैक्टीरिया यूज़ होता है, तो लैक्टोबैसिलस जीवाणु का यूज़ होता है दही जमाने में, दूध से दही जमाने में, यानी कि लैक्टोबैसिलस जिससे बनता है लैक्टिक एसिड। लौंग में पाए जाने वाला प्रमुख तेल तत्व क्या है, तो यूजेनॉल। लौंग में क्या होता है, यूजेनॉल, और यह क्या होता है, फूल की कली होती है।
आम, पपीता, अमरूद और कैथे में से जेली बनाने के लिए सबसे बेस्ट क्या होता है? तो अमरूद होता है। कार्बनिक खाद्य हमारे लिए बेहतर माने जाते हैं, क्यों? क्योंकि कार्बनिक यानी कि इसमें क्या होंगे, ना तो कृत्रिम खाद होंगे और ना ही यहाँ पर कीटनाशक का प्रयोग किया जाएगा। जमी हुई झील के अंदर मछली क्यों जिंदा रहती है? तो जमी हुई झील का ऊपर वाला सतह का पानी तो जम जाता है। यहाँ जैसे झील है, अगर यहाँ पर झील है तो ये वाला लेयर जम जाता है और नीचे वाला लेयर क्या होता है, ये पानी ही रहता है, इसलिए यहाँ पर मछलियाँ मरती नहीं हैं। और झील के बारे में एक क्वेश्चन आता है कई बार कि कितना आइसबर्ग का पार्ट ऊपर रहता है और कितना नीचे। तो ये 10 पार्ट्स है, तो 1/9 मतलब एक पार्ट, कोई भी आइसबर्ग अगर इतना बड़ा है तो इसका एक पार्ट हम लोग ऊपर से देख सकते हैं और बाकी 9 पार्ट हमें नहीं दिखता है। इसी के कारण टाइटैनिक वाला जहाज़ था वो आइसबर्ग से ही टकरा करके डूबा था। अभी हाल में एक टाइटन पनडुब्बी भी डूबी है, तो उसका नाम भी याद रखेंगे। उसका नाम क्या था? टाइटन नामक पनडुब्बी थी। बाहर निकालने पर मछलियाँ क्यों मरेगी? तो वो सांस नहीं ले पाती है, वो केवल गिल्स के द्वारा यानी गलफड़ों के द्वारा पानी में ही सांस ले पाती है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ है कि सेब में लालिमा का कारण क्या होता है? एंथोसाइनिन। याद रखेंगे, सेब में लालिमा, एंथोसाइनिन। टमाटर में लाल रंग, लाइकोपीन। टमाटर लाल क्यों है? लाइकोपीन के कारण। पपीता का पीला रंग, कैरिका जैंथीन। पपीता का पीला रंग कैरिका जैंथीन। यहाँ पे केले के पौधे के बारे में बताया गया है, तो ये काफ़ी पहले का है, तो आप अंडमान ये याद रखने की आपको ज़रूरत भी नहीं है। खमीर यानी कि यीस्ट होता है, वो क्या चीज़ से बना, वो कैसा रहता है? तो वो कवक का एग्जाम्पल है। यीस्ट और मशरूम क्या होते हैं? फफूंद या कवक होते हैं। रसेदार सब्जी में प्रयोग होने वाला मशरूम क्या होता है? कवक होता है। मशरूम यानी कि कवक। और कपास में भी क्या होता है? कपास में याद रखेंगे सेलुलोज, जो कवर मैंने दिखाया था वहाँ प्लांट सेल में वो सेलुलोज होता है कपास का प्रमुख घटक। और कपास किससे निकाले जाते हैं? तो एक बीज रहता है उससे निकाले जाते हैं। लाइकेन जो सहजीवी होते हैं वो किसके होते हैं? कवक एंड शैवाल से बने होते हैं। किसके? कवक और शैवाल से लाइकेन बनता है। कवक का अध्ययन क्या कहला जाता है? तो याद रखेंगे कवक कहाँ जाएगा? तो माइका, तो माइकोलॉजी। और शैवाल कहाँ जाएगा? फाइकोलॉजी। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। और ये जो लाइकेन बनता है उसको सहजीविता या फिर म्यूचुअलिज्म कहते हैं। लाइकेन जो नग्न चट्टान पर बनता है, तो ये तो मैंने बताया शैवाल और कवक के होते हैं। नाभिक के अलावा कोशिका के जिस कोशिकांग में डीएनए होता है, तो वो जो जहाँ पर ऊर्जा का मेन सोर्स होता है यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, जहाँ एटीपी में ऊर्जा जनरेट होती है, वहीं पे क्या बनता है? वहाँ पे रहता है डीएनए। नाभिक में भी डीएनए रहता है और माइटोकॉन्ड्रिया में भी। दोनों नाम याद रखेंगे, नाभिक और माइटोकॉन्ड्रिया, दोनों में क्या रहता है? डीएनए रहता है। यहाँ पे सही है कि विषाणु सम एकल तंतु यानी कि आरएनए का सिंगल हेलिक्स मॉडल जो रहता है उससे बना होता है वायरस। जो कोविड सार्स वायरस था वो भी। अब कुछ क्वेश्चन रहेंगे आपके साइंस के प्रकाश चैप्टर से। लाइट, इस चैप्टर से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो ये सारे क्वेश्चन को आप बार बार रिवीजन कीजिए। ये बिहार एसएससी और बीपीएससी के साथ साथ आपके झारखंड एसएससी के लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सौर विकिरण कितना नैनोमीटर के परास में रहता है? तो 400 से 700 नैनोमीटर। दृश्य प्रकाश, इसका दैर्घ्यमान प्रसार होता है 390 से 780 nm के बीच में। दृश्य स्पेक्ट्रम के तरंग दैर्घ्य की सीमा कितनी होती है? तो यह 3900 से 7600 के बीच में रहती है। एंगस्ट्रॉम, तरंग दैर्घ्य की इकाई क्या होती है? एंगस्ट्रॉम। मानव आँख दृश्य प्रकाश के जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राही है वह है 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए।
इसके साथ ही याद रखेंगे कि पौधे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसके लिए नीला रंग काफ़ी सुग्राही होता है। कौन सा रंग? तो नीला रंग। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है तो यह द्विक प्रकृति को प्रदर्शन करता है, यह तरंग को भी प्रदर्शन करता है और कण प्रकृति को भी। प्रकाश सीधी रेखा में क्यों चलता प्रतीत होता है? क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य क्या है? काफ़ी छोटा है, इस वजह से यह जो है सीधी रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। और प्रिज्म से प्रकाश के सातों रंगों में इसका डिवीज़न किया जा सकता है। कॉस्मिक किरण प्रकाश इलेक्ट्रॉन तथा पराध्वनिक तरंग में जिसका वेग अधिकतम वेग किसका है? तो प्रकाश का वेग है। यह निर्वात में कितना है? लगभग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है और यह निर्वात में सर्वाधिक होती है। और उसके बाद क्या हवा में होगी, फिर उससे भी कम पानी में होगी, उससे भी कम इसकी स्पीड किस में होगी? कांच में होगी। और यह प्रकाश की चाल किस पर निर्भर करती है? तो प्रकाशिक घनत्व यानी कि ऑप्टिकल डेंसिटी पर निर्भर करती है। कांच, निर्वात, जल एवं वायु में से प्रकाश की गति न्यूनतम कहाँ पे होगी? तो यह ऑफकोर्स कांच पे होगी। सूर्य के प्रकाश को धरती में पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8.3 मिनट या फिर लगभग 499 सेकेंड। प्रकाश जब वायु से कांच में जाएगा तो क्या प्रभावित होते हैं? जब यहाँ पे नीचे में कांच है और यहाँ हवा है, हवा से अगर यहाँ से प्रकाश गया कांच में तो सबसे पहले तो यह अभिलंब की ओर मुड़ेगा और उसके साथ ही प्रभावित क्या होगा? तो इसके तरंगदैर्घ्य और इसके वेग दोनों पर प्रभाव पड़ेगा, वेग कम हो जाएगा। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या उसका अपरिवर्तित रहता है? प्रभावित होता है तो तरंगदैर्घ्य और वेग, और अपरिवर्तित रहता है तो उसकी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अभी मैंने बताया जैसा कि नीचे में था सघन माध्यम कांच, और वहाँ पर कांच ऊपर हवा से जब आती है तो ये क्या होती है? अभिलंब की ओर मुड़ती है। और यही जब ये उल्टा हो जाएगा, यहाँ यानी कि यहाँ पे कांच है, ये पूरा कांच है और कांच से प्रकाश यहाँ का कांच से निकल करके जब हवा में जाएगी तो यह क्या होगा? अभिलंब से दूर हो जाती है और इसकी स्पीड क्या होगी? कांच में कम होगी और हवा में इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी। प्रकाश संश्लेषण जो पौधों में होता है उसमें क्या होता है? तो प्रकाश ऊर्जा से यह रासायनिक ऊर्जा बनता है जिसके कारण ग्लूकोज और जल बनते हैं। ग्लूकोज का सूत्र C6H12O6 होता है। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है, वो कौन सी गैस है? नियॉन बल्ब बनते हैं वही वाली। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना ये किसके कारण होता है? तो मेनली याद रखेंगे कि व्यतिकरण, प्रकाश के व्यतिकरण और बहुलित परावर्तन और बहुलित और व्यतिकरण के कारण साबुन के झाग क्या होते हैं? चमकदार। ऑप्टिकल फाइबर जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। इससे क्या कर सकते हैं? तो एक बार में बहुत ज़्यादा सूचनाओं का संचार एक जगह से दूसरी जगह पे किया जा सकता है, जैसा कि अभी अंडमान निकोबार से भी ऑप्टिकल फाइबर पर कार्य चल रहा है। इसमें ऑप्टिकल फाइबर में जो संचार के लिए तरंगें यूज़ होती है वो प्रकाश तरंग के रूप में चलती है, इसीलिए ये काफ़ी स्पीड भी चलती है, इसमें क्षय भी काफ़ी कम होता है और उसके साथ ही यह आगे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली वर्क करती है। इसमें से सही कथन के बारे में बताया है तो 1 नंबर में दिया है कि मैंने बताया अभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर होता है तंतु प्रकाशिकी, और इसमें ऊर्जा का अत्यधिक क्षय मतलब बिल्कुल नहीं होता, क्षय बहुत कम होता है। यह रेडियो आवृत्ति अवरोध मुक्त होती है और यह इसमें तो बहुत सारे समूह कार्य कर रहे हैं। एंडोस्कोपी मतलब क्या किया जाता है? वो मुंह के अंदर से
उनके अंदर एक छोटी सी पाइप डाली जाती है जिसमें ऑप्टिकल फाइबर वाला सिस्टम लगा रहता है, तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। मृग मरीचिका या मृग तृष्णा, जिसमें क्या होता है कि मरुस्थल में कई बार पानी के होने का एहसास होता है। वह क्यों होता है? तो स्थलीय तापमान, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है और वायु जब विरल से सघन, सघन से विरल में जाने लगती है तो उसके कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। सबसे ज़्यादा सूर्य की रोशनी कौन रिफ्लेक्ट कर सकता है? तो ये बर्फ वाली भूमि अधिक करेगी। प्रकाश जब हीरे से कांच में यानी कि सघन माध्यम से विरल में, यहाँ ये हो गया हीरा अधिक ज़्यादा सघन है, और यहाँ से जब प्रकाश इधर से होकर के यहाँ से इधर कांच में जाएगा तो ये क्या होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर हो सकता है। इसी के कारण जो है हीरा की चमक भी अत्यधिक होती है। इसका उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है हीरा का, कटे हीरे का। इसके कारण इसकी क्या होती है? असाधारण चमक। अति उच्च अपवर्तन सूचकांक के कारण हीरे की चमक होती है। हीरा अपने ही आकार के अनुकारी कांच से अधिक झिलमिलाता है, ये बिल्कुल सही है। और हीरे का अपवर्तनांक कांच से कम नहीं बल्कि कांच से ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्वेश्चन है कि सही कथन कौन सा है? तो सही है आपका रेडियो तरंगे द्रुतगामी दोलायमान विद्युत धाराओं, जो स्पीड में विद्युत धाराएं चल रही हैं, विद्युत धाराएं, उनमें क्या कौन सी तरंग उत्पन्न होती है? वहाँ से रेडियो तरंगे। और अति चालन वाहनों का पता लगाने के लिए डॉपलर इफेक्ट, तो डॉपलर इफेक्ट किससे है? लघु रेडियो तरंगों से है। और यह आवाज़ के थ्रू जो है उसका रिपीटिशन जो होता है और वहाँ से रिटर्न आती है साउंड, उसी से पता चलता है। अति चालन मतलब वाहन की जो स्पीड है उसका पता चलता है डॉपलर इफेक्ट से। और एक आर्किमिडीज है, आर्किमिडीज का सिद्धांत वो किस पर डिपेंडेंट है? तो वो आर्किमिडीज का सिद्धांत है किसे? उत्प्लावन से, यानी कि उत्प्लावन यानी कि पनडुब्बी पानी में जो तैरती है उसके ऊपर या अंदर जाती है, वह किससे संबंधित है? तो उत्प्लावन आर्किमिडीज के सिद्धांत से। और कई बार ट्रेन जब नज़दीक आने लगती है तो उसका साउंड हमें और ज़्यादा पता चलता है, या फिर दूर जाने के बाद भी उसका साउंड में हमको जो डिफरेंस, रियल साउंड और उसके आने वाले साउंड में डिफरेंस होता है, वह भी कौन से इफेक्ट से होता है? तो ये डॉपलर इफेक्ट के कारण होता है। इसमें एक मूवी के बारे में बताया गया है कि एक मूवी में पूरी फिल्म एक सिरे से दूसरे सिरे तक सामान्य 24 फ्रेम प्रति सेकंड प्रक्षेपित किए जाते हैं। मतलब कि 24 फिगर एक सेकंड में आने से हम लोगों को ऐसा फील होता है कि वो मूवी चल रही है, बल्कि वहाँ पे क्या होता है? फिगर्स 24 सेकंड मतलब एक सेकंड में 24 फिगर्स चल रहे होते हैं। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद क्यों नहीं मिल जाते हैं? तो पृथ्वी जो है वक्राकार इस टाइप से बनी है और यहाँ पर एंटीना लगाते हैं तो ये वक्राकार यहाँ तक जाता है और यहाँ पर से क्या होती है? सीधी सीधी चली जाती है, तो यहीं तक कैप्चर कर पाती है, ये नीचे नहीं जा पाती। इसीलिए दूरदर्शन के संकेत निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल पाते, क्योंकि पृथ्वी की सतह क्या है? वक्राकार है। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य तरंगों का प्रेषण करने के लिए कौन सा मॉड्यूलन यूज होता है? तो आवृत्ति मॉड्यूलन। आवृत्ति का एसआई मात्रा क्या है? हर्ट्ज है। रेटिना पर जो इमेज बनता है, हमारे रेटिना, आई के रेटिना पर बनता है, वह छोटा और उल्टा होता है, वस्तु से छोटा और उल्टा होता है। और यह वास्तविक इमेज भी होता है, रियल होता है, छोटा होता है और उल्टा होता है। अगर हमारे पास किसी के पास दो आँखों में से एक ही आँख उसकी काम कर रही है तो उसको क्या? निश्चित दूरी और गहराई का एहसास कम होगा। या फिर सुई में अगर उसको धागा डालना है तो उसमें थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मनुष्य का कान जो है 1000 हर्ट्ज पर अधिक सुग्राही होता है।
सुनने की दृढ़ता 1/10 सेकेंड होती है, यानी कि 1/10 सेकेंड तक अगर हम किसी चीज़ को दोबारा वहाँ पर मेरे पास रिपीट होकर के आती है वो साउंड, तो हमें वो ध्वनि का परावर्तन से साउंड डबल सुनाई देने लगता है एक ही बात। दृष्टि की दृढ़ता कितना होता है? 1/16 सेकेंड्स होती है। तभी कहते हैं ना कि लगभग 17 मीटर की दूरी से जो होता है वो इको वाला जो साउंड होता है वो 10 सेकेंड से कम में परावर्तित जब होता है और लगभग 17 मीटर की दूरी रहती है तो हमें साउंड इको सुनाई देता है। मनुष्य की आँख किसके लिए सबसे अधिक सुग्राही होती है? तो यह पीले हरे रंग के लिए अधिक सुग्राही होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के रूप के दौरान सूर्य को अगर सीधे आँख में देखेंगे तो क्या होगा? अल्ट्रावायलेट रेज आती है जिसके कारण हमारे आँखों में यह अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचा सकती है। तो सूर्य ग्रहण में कभी भी ना देखें। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि सूर्य ग्रहण के टाइम में चंद्रमा की स्थिति पृथ्वी और सूर्य के संदर्भ में कहाँ पर होती है। किसी तारे का रंग दर्शाता है। तारे का रंग किसके कारण होता है? ताप के कारण। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या होता है? तो धूल कण। हमारे हवा में जितना प्रकाश लाइट आ रही है तो देखते हैं ना, जब हम लोग वहाँ पर धूल देखते हैं, जब कभी देखते होंगे छेद से, एक छोटा सा छेद है उससे प्रकाश आ रही, तो वो धूल के कारण उसमें धूल कण छोटे छोटे दिखाई देते हैं। उसके कारण क्या होता है? प्रकाश यहाँ से वहाँ फैल जाता है और हमारे रूम तक भी अच्छे से लाइट आती है। यहाँ पे कौन सा सही है? तो मैजेंटा और पीले रंग के दो वृत्त एक दूसरे को काटते हैं तो मतलब मैजेंटा पर येलो मिलेगा तो ये क्या बनेगा? रेड कलर बनेगा। और शयान और मैजेंटा रंग के वृत्त मिलेंगे तो ये क्या होगा? नीला होगा। सियान प्लस मैजेंटा नीला, मैजेंटा और पीला लाल होगा। मैजेंटा पीला लाल, सियान मैजेंटा नीला होगा। प्रकाश का रंग किसके कारण निर्धारित होता है? तो यह इसके तरंग दैर्घ्य। रेड कलर का अधिक तरंग दैर्घ्य होता है तो उसके कारण रेड कलर खतरे के लिए भी यूज़ किया जाता है। और सबसे कम वेवलेंथ होता है वो होता है बैगनी। यहाँ से केमिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैं कंप्लीट करवा देती हूँ। वह ताप जिस बिंदु पर ठोस, द्रव और गैसीय अवस्थाएं एक साथ रह सकती है उसको क्या कहते हैं? त्रिक बिंदु कहते हैं। संवहन द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण हो सकता है किसमें? तो गैस और द्रव में, या ठोस में नहीं होता है। याद रखेंगे, संवहन किस में होता है? गैस और द्रव में। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है उसके कारण होता है, तो वो होता है संवहन। और चालन होता है वो ठोस में भी होता है। ठोस में चूंकि अणु सटे हुए रहते हैं और एक दूसरे से सटे होने के कारण यह एक दूसरे को अधिक एनर्जी प्रदान करते रहते हैं और चालन की क्रिया ठोसों में यह होती है। वाष्प से हम लोग अधिक जलन होती है। पानी से अधिक 100 डिग्री सेल्सियस की पानी से अधिक वाष्प से जलन होती है क्योंकि वाष्प की गुप्त ऊष्मा अधिक होती है। क्या होती है? गुप्त ऊष्मा वाष्प की अधिक होती है। 1 ग्राम बर्फ है, इसको 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना है तो आवश्यक ऊष्मा कितनी चाहिए? 720 कैलोरीज चाहिए। सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कितने डिग्री पर समान होते हैं? तो 40 डिग्री सेल्सियस। इसका फार्मूला भी याद रखेंगे, C/10 इज इक्वल टू F माइनस 32/18। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह आपको काम देगा। C/10 इक्वल टू F माइनस 32/18। इससे भी आप जो है ऑप्शन में अगर 40 डिग्री है, 160 डिग्री है, 310 डिग्री है तो आप क्या करेंगे? ये सारे ऑप्शंस को यहाँ पर बैठा करके देख लेंगे अगर आपको आंसर एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। जहाँ पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट इक्वल आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। जिस बिंदु पर फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो है सेंटीग्रेड का दुगना होता है वह है 160 डिग्री। इसको भी ऑप्शन से निकाल सकते हैं, अगर आप याद करना चाहें तो याद भी कर लीजिए। मनुष्य के नॉर्मल शरीर का टेम्परेचर होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में तो होता है 98
केल्विन मान से शरीर का तापक्रम कितना होगा, तो 310 केल्विन, क्योंकि 36 पॉइंट यानी 37 है और इसमें 273 जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा, केल्विन हो जाएगा। तो इसीलिए केल्विन से शरीर का मान कितना हो जाएगा, 273 प्लस 37 यानी कि 310 केल्विन। 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट हमारा टेम्परेचर रहता है और सेल्सियस में 36.9 डिग्री सेल्सियस। और ये फार्मूला जो मैंने अभी भी बताया C/10 = F-32/18, उस पर आप ये निकाल लेंगे, सेल्सियस में मान पता चल जाएगा। देखिए ये भी यहाँ पे वही सेम फार्मूला दिया हुआ है। ठंडे देशों में पारा के स्थान पर क्या यूज़ करते हैं, एल्कोहल का तापमापी। क्यों, क्योंकि इसका द्रवांक क्या होता है, निम्नतर होता है। ठंडे देश में एल्कोहल को यूज़ करते हैं क्योंकि इसका द्रवांक निम्नतर होता है। स्वचालित इंजनों में हिमरोधी के तौर पर क्या यूज़ किया जाता है, तो एथिलीन ग्लाइकॉल का। स्वचालित इंजन में हिमरोधी मतलब एथिलीन ग्लाइकॉल। परम शून्य ताप किसको कहते हैं, यानी कि 0 केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस, ये हो गया आपका 0 केल्विन। गर्म करने से पदार्थ का क्या होता है, घनत्व घट जाता है, मतलब वो फैलने लगता है। जैसे अब पानी ही है, उसको गर्म करेंगे तो वो क्या होगा, फैलेगा ना, मतलब कि उसका घनत्व घटा देता है। बर्फ पिघलती है तब क्या होता है, उसका आयतन घटता है। आयतन कब तक घटता है, जब तक वह 4 डिग्री सेल्सियस तक, और 4 डिग्री सेल्सियस के बाद क्या होता है, ये बढ़ने लगता है। पढ़े होंगे आप लोग, 4 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ का यानी कि जल का घनत्व जो है अधिकतम होता है। घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन, यानी कि घनत्व और आयतन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। जब आयतन बढ़ेगा तो घनत्व घटेगा, घनत्व बढ़ेगा तो आयतन घटेगा। वह नियम जिसके अनुसार समान ताप और दाब पर सभी गैसों के निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। क्या अणुओं की संख्या, 6.022 × 10⁻23, और ये किसने दिया है, तो ये एवोगैड्रो का नियम है। एक कंटेनर में भरे हुए कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के बीच की दूरी कब बढ़ेगी, जब कंटेनर का आयतन बढ़ा देंगे या कंटेनर से कुछ कार्बन डाइऑक्साइड लीक हो जाएगी तो क्या होगी, इनके अणुओं के बीच दूरी बढ़ जाएगी। आयतन बढ़ेगा तो फैलेगा वो, ऑफ कोर्स ये क्या होगा, इसके बीच की दूरी बढ़ जाएगी। तो ये मेरा आज का सेशन है आप लोगों को, और इससे ज़्यादा BPSC, बिहार SSC और JSSC से संदर्भित जानकारी के लिए और इसके अन्य क्वेश्चंस के लिए आप 0IS के चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।